सो हेलो एवरीवन, यदि आप इस सीटेट एग्जाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक बच्चों के सृजनात्मक विचारों के लिए इसलिए प्रोत्साहित कर सकता है क्योंकि उन्हें समस्या समाधान करने के लिए विभिन्न तरीकों के सोचने के लिए उसे कहकर उसे आसानी तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है। जैसा कि सचिन सर का कहना है कि कंठस्थ जिसमें आपको लगे तो आपका निगेटिव होता है। स्मरण यानी याद करने वाला चीज़, रटवाने वाला चीज़ भी, ये भी नई शिक्षा नीति में इसे भी अलग निगेटिव वर्ड के ही रूप में बताया गया है। और बहुविकल्पी वाला को देकर ही आपको निगेटिव मार देना है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो देखिए, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की तमाम भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षा के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक करता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 में हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध जटिल परियोजनाओं पे कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सामाजिक रचनात्मक, क्योंकि सामाजिक रचनात्मक ही कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाओं पे कार्य करते हुए अध्यापक एवं छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं में पूछा गया है ना जी, और नहीं में जब पूछा गया, निगेटिव में पूछा गया, तो आपका आंसर भी निगेटिव में ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ कि दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यही होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगला सवाल क्वेश्चन 5 को हम लोग देखें तो क्वेश्चन 5 कहता है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करना चाहिए। दृश्य बाधित का मतलब होता है कि वैसे स्टूडेंट जिसको देखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के कार्य करने के समय शिक्षक को किस प्रकार से अनुदेशन या अनुकूलन करना चाहिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वैसे स्टूडेंट जो दृष्टि बाधित होते हैं वे तो देखकर तो ना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए उसे स्पष्ट रूप यानी शुद्ध रूप से बोलना चाहिए और किसी वस्तु को छूकर उसे सामग्रियों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ताकि वे दृष्टि बाधित होने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। अब देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन 6 में पूछा गया था कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है। देखिए, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे को मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करने का एकमात्र तरीका है कि विभिन्न अधिकर्मकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्य पुस्तक संबंधी अनुभव के साथ साथ उसे सम्मिलित करके ये प्रोत्साहित करने का सबसे उत्तम साधन है ना जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जब बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, यानी अलग अलग घटनाओं को देखते हैं और वो परिकल्पना करते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए। तो उसका आसान सा तरीका है कि संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए ताकि वे तमाम घटनाओं का अवलोकन कर सके। अब देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अपनी कक्षा में, यहाँ पे हालांकि आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे जो चुनौती वाला शब्द है तो निगेटिव है, लेकिन यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि बच्चों के इन विचारों से खारिज करना चाहिए। तो बिल्कुल ये गलत है। बच्चों के विचार के सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए, ये भी गलत है।
बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि आपको बच्चों को तो बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करना है। तो ये तीनों आपका ऑप्शन गलत था, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। देखिए, तमाम छात्र छात्राओं के उसकी अवधारणा को बदलने का एकमात्र तरीका ये है कि अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देंगे। जब वो अपनी समझ को व्यक्त करेगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि उसकी अवधारणाओं को कैसे बदला जा सकता है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप में प्रेरित, इस संदर्भ में क्या करेगी। देखिए, एक अध्यापिका है यानी एक मैडम है जो यह जानना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वो क्या करेगी। तो उसका आसान तरीका है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देगी। अब अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए। देखिए, किसी क्रियाकलाप के समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ पे कहता है कि सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियाँ समूह के अलग हो, तो ये आपका जेंडर वाला जो मामला आ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होता है। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, ये भी गलत है, क्योंकि इससे भेदभाव उत्पन्न होगा। केवल 2 समूह बनाए, प्रत्येक में बहुत विद्यार्थी हो, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, जितना औसत चाहिए उससे कम विद्यार्थी हैं, जिसमें कम विद्यार्थी कितना है, तो 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए यानी समान अंक लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावशाली हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना चाहिए। इससे क्या होगा कि कमजोर छात्र भी आसानी तरीके से पढ़कर उन 4 विद्यार्थियों के बराबर में आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। यानी प्राथमिक कक्षा में शुरुआती कक्षा में पर्यावरण अध्ययन कराने के लिए कौन सा जो उद्देश्य है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो पहला इसमें दिया गया कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकास करना। संवेदनशीलता का निगेटिव वर्ड होता है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर कभी नहीं हो सकता है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव में पूछा गया है ना जी, यहाँ पे आपका देखिए निगेटिव में जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर रटंतु जो प्रणाली आ जाएगा, रटंतु प्रणाली आपका निगेटिव वर्ड होते ही तो ट्रिक के सहायता से हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब देखिए क्वेश्चन 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। यानी पर्यावरण अध्ययन करने वाली जो एक शिक्षिका है, यानी पर्यावरण विज्ञान का एक शिक्षक अपनी कक्षा का जो शुरुआत करती है एक प्रश्न पूछते हुए करती है। वह प्रश्न क्या रहता है कि सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। यहाँ पे हमें सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण चुनना है। तो पहला ऑप्शन में ही दिया गया शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, यही जो कारण है ये सबसे पहला कारण होता है स्टूडेंट का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखते हैं। कहता है कि प्रीति की शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे कि समूह चर्चा हो गया, शिक्षिका सीखने समूह परियोजना हो गया। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो देखिए कोई भी यदि स्टूडेंट है, किसी भी स्टूडेंट को सिखाने के लिए समूह चर्चा कर रही है या समूह परियोजना इत्यादि कर रही है, तो वह सीखने के जो आयाम का अनुगमन कर रही है वह आयाम है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। क्योंकि सामाजिक गतिविधियां में क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे को सामूहिक गतिविधियों से कुछ न कुछ हासिल करते हैं, सीखते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी की शिक्षा आप सभी को मालूम होगा कि समावेशी कक्षा क्या होता है कि जहाँ पे तमाम छात्र एवं छात्राएं एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनमें सभी छात्र एवं छात्राओं का मेल होता है, उसे समावेशी कक्षा कहते हैं।
यह एक विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यहाँ पे अशक्त मिल गया, ये निगेटिव हो जाएगा। अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि इत्यादि के वर्गीकृत करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा कि कोई भी बच्चा यदि अपाहिज है, मंद बुद्धि वाला है, इसे अलग अलग वर्ग में वर्गीकृत करेंगे तो इससे भी भेदभाव वाला स्थिति उत्पन्न हो सकता है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चा स्टूडेंट है उस पर थोड़ी ही ना ज़्यादा ध्यान देंगे। अब चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि संजीव खिलौने को तोड़ता है। संजीव एक लड़का है जो खिलौने को तोड़ने लगता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। क्या आप करेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, मान लेते कोई आपका जो स्टूडेंट है, मान लेते कि आप टीचर हैं। एज ए टीचर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप एक टीचर है, आपका एक स्टूडेंट है जिसका नाम संजीव है। वो खिलौनों को तोड़ देता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसमें अलग अलग कर देता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कि हम उसे हमेशा नजर रखेंगे, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका सभी स्टूडेंट पर नज़र रखना है, तो एक ही स्टूडेंट पर नज़र रखने से सब काम नहीं चलने वाला है। ऑप्शन बी में कहता है कि उससे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, यानी उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। हालांकि अभी के जो वर्तमान समय में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, ऐसी स्थिति में उसे मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन आपका एनईपी जो आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी में बताया गया कि शिक्षा का जो है वो रटंत प्रणाली को से दूर रखना चाहिए, है ना जी। चलिए क्वेश्चन 17 को देखिए कि शिक्षक की कक्षा में पढ़ने के ध्यान ना देने वाले बच्चों को किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं। शिक्षक अपने कक्षा में, मान लेते कि शिक्षक कोई अपना कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी के साथ शिक्षक को क्या व्यवहार करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, बिल्कुल गलत है। कक्षा से बाहर स्टूडेंट को कर देंगे तो थोड़ी ना सीख पाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर में कहता है कि पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, पूरी कक्षा के सामने उसे अगर बार बार डांटेंगे तो उससे क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा जलील अपने आप को कमतर महसूस करेगा कि अगली बार वो कक्षा में ही नहीं आएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि उनकी बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपका आंसर होगा, है ना जी। क्या करेंगे कि स्टूडेंट से सबसे पहले उसका कारण जानेंगे कि क्या कारण था कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कआउट देंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोग 17 सीडीपी का ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं जो कि ऑलरेडी सीटेट एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।